नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में आपका सबका स्वागत है। और आज हम बात करते हैं उसी एनसीईआरटी की सीरीज़ के बारे में जिसकी हमने 2 लेसन पढ़ लिए। स्वतंत्र भारत की राजनीति नामक ये बुक हमारी चल रही है और इस बुक में हमने अब तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि पहला और दूसरा लेसन, स्वतंत्र भारत की राजनीति जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसका पहला और दूसरा लेसन हमने अकॉर्डिंग टू लेक्चर अकॉर्डिंग टू लेक्चर इसमें लगाया था। अब हमें ये लगता है कि भाई इससे जो पूरे चैप्टर की हमने कुछ पीपीटी तैयार किए हैं, तो हम इस पूरे चैप्टर को पीपीटी से पढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की राजनीति का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर। इसके जो फॉरम है, इसके मतलब सारी एनसीईआरटी, चाहे वो 11th क्लास की हो चाहे 12th क्लास की हो, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो हम नोट्स फॉर्म में इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात, इसमें क्वेश्चन आंसर भी शामिल किए गए हैं। ऐसे विद्यार्थी जो 12th क्लास में हैं या ऐसे विद्यार्थी जिनका सब्जेक्ट बहुत वीक है और जो उनका सब्जेक्ट वीक है और वो उनका बेसिक सही नहीं है, तो उन विद्यार्थियों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो चलते हैं नोट्सों की तरफ। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको विदित है, हम बात कर रहे हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस की बुक की। और इस बुक में हमने ये देखा है कि इसमें 2 चैप्टर हमने पढ़ लिए अब तक। आप सबका पॉलिटिकल साइंस एकेडमी में स्वागत है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ और एक दल के प्रभुत्व का दौर, ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस एंड चैलेंज ऑफ नेशनल बिल्डिंग, ये 2 चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर के अकॉर्डिंग हमने अपलोड किया है और इसके बारे में हमने ये पीपीटी तैयार की है। आप देखो, ये पूरी बुक आ गई इसमें। भारत के विदेशी संबंध, कांग्रेस की प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना, लोकतंत्र का संकट, क्षेत्रीय आकांक्षाएं और भारतीय राजनीति के नए बदलाव। तो ये सारी बुक है। इसमें हम आज से क्या करेंगे, इसको पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। पहले लेसन का नाम देखो, पहला चैप्टर हमने लेक्चर में के फॉर्म में आपको देखना है, तो पहले हमने भी वीडियो अपलोड कर दी है। और अगर आपको ये लगता है कि हमें नोट्स फॉर्म में पढ़ने चाहिए, तो नोट्स फॉर्म में आपके सामने ये वीडियो चल रहा है। देखो, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों की हम बात करें तो राष्ट्र निर्माण में ऐसे कहा जाता है कि देखो, एक तो शब्द चलता है राज्य और दूसरा चलता है राष्ट्र। राष्ट्र में मतलब भारत की जो आज़ादी हुई ना, वो हुई है 1947 में, 15 अगस्त 1947 को। लगभग 200 वर्षों की ये गुलामी थी। उसके बाद में आज़ाद हुआ और आज़ाद होते होते ही भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, देखो ये तस्वीर है किसकी, जवाहरलाल नेहरू की। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा देश के सामने की जो संविधान सभा थी उसके सामने एक विशेष भाषण दिया था। उस भाषण का नाम है ट्रस्टी विथ डेस्टिनी, भाग्य के साथ वादा या भाग्य वधु से चीर प्रतिष्ठित भेंट के नाम से इसको बोलते हैं। और ये प्रसिद्ध, ऐसे कहते हैं, प्रसिद्ध इनका भाषण था ये। इसके बाद में आज़ादी के समय क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि हमारे सामने 2 बड़ी चुनौती हैं। क्या क्या चुनौती है? एक तो शासन को लोकतांत्रिक सरकार के माध्यम से चलाया जाए। मतलब पहली चुनौती तो हमारे पास यही है कि हम शासन को क्या करें, लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। क्लियर बात हो गई। दूसरी है, सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य करेगी। मतलब अब देखो, पहली बात में दूसरी बात सम्मिलित है कि लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी सरकार। ओके, तो इन्होंने ये कहा कि 2 चुनौती हमारे सामने है। क्लियर बात हो गई। आगे देखो, आगे इन्होंने कहा कि राष्ट्र के सामने क्या है, 3 चुनौती हैं। ठीक है, आज़ाद जो भारत है ना, इसके सामने 3 चुनौतियां हैं। कौन कौन सी चुनौती हैं? एक तो देश को एकता और अखंडता की चुनौती, मतलब देश को एकता और अखंडता की चुनौती है। मतलब देश को एकता और अखंडता का मतलब ये है कि देश को एक करने की चुनौती है। अब एकता और अखंडता का मतलब ये हो गया ना कि भाई देश में विभिन्न लोग हैं, विभिन्न धर्म है, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, वो रंग रूप अलग अलग लोगों के, धर्म के लोग अलग हैं। उन सब में क्या कर रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई, ये नारा भी दिया गया था। तो ऐसे कहते हैं सबको एक किया गया। क्लियर, एक करने के लिए हमें देश को एकता के सूत्र में। और इसके साथ में ये भी कह सकते हैं इसमें कि जो हमारे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं प्रेजेंट में, ऐसे ही उस समय हमारे देश में
पूरे देश को यूनाइट करने का मतलब जैसे सभी जो राज्य हैं उनको एक जगह लेकर चलने की चुनौती हमें देखने को मिलती है। तो ये तो एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। और इसमें ऐसे कहते हैं देश को एक करने के लिए हमें हमारे जो पहले गृह मंत्री थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, होम मिनिस्टर थे, उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। तो पूरे देश को यूनाइट करने की चुनौती। दूसरी चुनौती उसका नाम है लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। भाई लोकतंत्र को कैसे स्थापित करें हम? तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए देखो, लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो वी द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, जनता का शासन, जनता के लिए जनता के द्वारा, ये कहा जाता है। लेकिन ऐसे कहते हैं कि जो लोकतंत्र है ये लोकतंत्र भारतीय संविधान में तो लिख दिया गया, लेकिन हमारे लोग क्या है कि हमारे जो नागरिक हैं इसके लिए तैयार नहीं थे। तो इसलिए लोकतंत्र को लोगों को शिक्षित करो और शिक्षित करके उसके बाद लोगों को तैयार करो ताकि वो मतदान करें। मतदान करने से उनको मौलिक अधिकार भाई उनके वो जैसे चाहते हैं वैसी सरकारें बनेगी, और जैसी सरकारें बनेगी वैसे ही संविधान की व्याख्या करेंगी, और संविधान की व्याख्या करेंगी वैसे उनको मौलिक अधिकार मिलेंगे, और मौलिक अधिकार पहले से संविधान में उल्लेखित हैं। तो लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती के बारे में बात की गई। तीसरी है समानता पर आधारित विकास। अब क्या है समानता के आधारित विकास की बात में ये है कि भाई विकास ऐसा हो जिसमें सभी लोगों को की भागीदारी हो, संपूर्ण समाज का उत्थान हो, किसी एक वर्ग का उत्थान नहीं हो, ये अमीर हो गए गरीबों का ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए सभी के साथ समानता का व्यवहार होगा, चाहे वो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो, चाहे वो वंचित हो, चाहे वो विशेष सुविधाएं उनको दी जाएं। इसके लिए हमें सभी व्यक्तियों को समानता की दृष्टि से देखा जाएगा। क्लियर बात होगी? आगे इसमें बताया गया है क्या, अब ये 3 चुनौती हो गई ना, कौन कौन सी? देश को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, एकता अखंडता की चुनौती, लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, ठीक है, और तीसरा है समानता पर आधारित विकास। ठीक है, 3 चुनौतियाँ हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी। अब अगला पॉइंट, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में 3 चुनौतियाँ हमारे सामने आ गई। अब इसके साथ में ये सारी चीज़ें तो चल ही रही थी, इसके साथ में यहाँ क्या होगा, अगला पॉइंट है जिसका नाम है देश का विभाजन। अब एक तरफ तो देश देखो आज़ाद हो रहा है, एक तरफ तो देश आज़ाद हो रहा है, और दूसरी तरफ जो मुस्लिम लीग है वो कह रही है कि हम इस देश के साथ रहना ही नहीं चाहते। तो अगर मुस्लिम लीग ने क्या कहा कि भाई हम क्या करेंगे, हमें अलग से नया देश चाहिए, और उस देश का नाम होगा क्या, पाकिस्तान, और धर्म के आधार पर बांटने की बात की गई। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत को अपनाने के लिए तर्क दिया। और भारत, अब देखो आपको होता है कि भारत में हिंदू मुस्लिम और 2 कौम ही गए, खूब सारे कौम थे जिसमें सिख भी थे, जैन भी थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हमें तो क्या करना चाहिए, हमें अलग से, अगर कांग्रेस के नेतृत्व में हमारी बातें नहीं मानी गई तो हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से देश चाहिए हमें। तो ऐसे कहते हैं कि विभाजन के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन किया गया, और इसी विभाजन से हमें देखने को मिला कि किस प्रकार से ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है उसको तो पश्चिमी पाकिस्तान बनाया गया, और पूर्व की तरफ जो आज का बांग्लादेश है इसको भी पहले पाकिस्तान ही बोला गया। पूरी पाकिस्तान जो है ना, ये आज बांग्लादेश नाम से नया राष्ट्र है। ठीक है, मुस्लिम लीग के नेता थे ना, वो क्या, अच्छा कुछ लीडर ऐसे भी थे मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम होते हुए उन्होंने कह दिया कि हम तो नहीं जाएंगे पाकिस्तान में, हम तो भारत में रहेंगे। ठीक है, अब क्या है कि जिसमें क्या हुआ कि कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान का समर्थन कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि इस डिमांड को, ऐसे कहते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मान लिया गया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको मानती है। उसके बाद में द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर लिया गया, और जैसे इस द्विराष्ट्र सिद्धांत को हमने स्वीकार किया उसके बाद में हमारे सामने क्या हुई, हमारे पास 2 चीज़ें सामने आई कि हमारे पास धर्म के आधार पर दो बड़े जो देश हैं वो निकल के आए, एक तो पाकिस्तान और एक भारत। और विशेषकर हमारे 2 बड़े राज्य थे, एक का नाम था पंजाब और दूसरे का नाम था बंगाल। इसमें ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम कम है और हिंदू ज़्यादा है उसको तो हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया, और ऐसे इलाके जहाँ हिंदू ज़्यादा है उसको हिंदुस्तान में, ऐसे इलाके जहाँ मुस्लिम ज़्यादा है उनको मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान के लिए शामिल कर दिया गया। ठीक है, और ऐसे कहते हैं कि ये जो धर्म का नाम पर क्या है बंटवारा हुआ है, ये सही नहीं हुआ। अब देखो ये मैप देखो आप,
ये पूरा ब्रिटिश भारत था, और इधर देखो ये तो गया पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोलते हैं पश्चिमी पाकिस्तान, और ये गया पूरी पाकिस्तान। ये पूरी पाकिस्तान है, प्रेजेंट में बांग्लादेश है वर्तमान में। आगे चलकर 1971 में और इनके विभाजन हो जाएंगे। क्लियर बात हो गई। तो ये था हमारे भाई विभाजन के आधार पर भारत। तो हमने अभी तक क्या देखा, देश को आज़ादी कैसे प्राप्त हुई, देश के सामने कौन कौन सी चुनौती थी, और विभाजन, इन 3 चीज़ों को हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इस विभाजन के क्या परिणाम हुए। ठीक है, ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, डोंट वरी रहो, आप लगातार इनको समझने का प्रयास करो। विभाजन के आधार पर हम देख लेते हैं। तो पहले तो देखो, लोगों को जबरन अपना घर ज़मीन छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा, और 40 लाख से ज़्यादा लोग गए पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में देखो, बड़े स्तर पर हत्याएं हुई, बड़े स्तर पर हत्याएं हुई, मतलब लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े हो गए। और उस समय क्या हो गई कि धर्म के आधार पर एक दूसरे पर लोग क्या है, सांप्रदायिक तनाव बढ़े, और एक दूसरे पर क्या है कि एनिमी या दुश्मन समझने लग गए। तीसरा, लोगों को मजबूरन शरणार्थी जो शिविर है उनमें रहना पड़ा। अब वो वहाँ, जैसे यहाँ से लाहौर गए तो लाहौर में टेंटों में रह रहे हैं, लाहौर से जो यहाँ आए वो दिल्ली में टेंट लगा के रह रहे हैं, ऐसे लोग। फिर बाद में संपत्तियों का नुकसान हुआ, जनधन की हानि हुई, और व्यापार भी बाधित हुआ। और कई तो बहन बेटियों को इज्जत बचाने के लिए उनको ऐसे करते, खुद लोगों ने खुद नहीं मार दिया कि मेरी बहन बेटी को कोई दूसरा व्यक्ति इज्जत लूटेगा, इससे पहले मैं। और तीसरा है, वित्तीय संकट के साथ में देश की एकता और सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था पर भी बुरा प्रभाव पड़ा, और इससे करीबन 5 से 10 लाख लोगों को जान गंवानी पड़ी, और इससे करीबन